नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 के बारे में। देखिए, ये दोनों ही एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं जब हम बात करते हैं इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल की, जो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कर दिया गया है। यूपीएससी 2022 में आपसे एक डायरेक्ट सवाल आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आरपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल। ऑलराइट, चलिए आगे बात करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक एमसीक्यू है, आपको बताना है कौन से दो कथन में से सही कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी आरपी 1950 प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए उसका एक मैकेनिज्म बताता है आपका आरपी 1950। दूसरा कथन कह रहा है आरपी 1951 यानी 1951 प्रोवाइड्स फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करता है आपका आरपीए 1951। ए, बी, सी या डी, कौन सा सही जवाब है? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इन एक्ट्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, सबसे पहले ये बात देखेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया में कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस फ्री फेयर मैनर में होने चाहिए, उसी के चलते हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 डाला गया और आर्टिकल्स 324 से लेकर 329A तक हमने इंक्लूड करे। इन आर्टिकल्स में बताया गया है कि कोर्ट्स की क्या लिमिट है, कोर्ट्स कितना इंटरफेयर कर सकते हैं, क्या पावर है लॉ बनाने की स्टेट के पास, पार्लियामेंट के पास। साथ ही में इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए कमीशन बनाया जाएगा जिसको बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या करा, एक आरपीए बनाया गया 1950 में एंड आरपीए 1951। ये दो एक्ट बनाए गए ताकि आपका जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस है उसको एक लीगल फ्रेमवर्क मिल सके। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। आरपीए 1950 के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला है कि इट लेज डाउन प्रोसीजर फॉर डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन होता है, उसकी बाउंड्री बड़ी करनी है या छोटी करनी है समय के साथ जब पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसकी बात करता है 1950 का एक्ट। प्रोवाइड्स फॉर अलोकेशन ऑफ सीट्स। अलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है आरपीए 1950। ये आपकी लोकसभा की बात करें, विधानसभा की या विधान परिषद की। देन इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। आपके इलेक्टोरल रोल्स कैसे बनेंगे उसकी बात करता है आरपीए 1950। साथ ही में क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की बात करता है ये एक्ट, कि कैसे कौन कौन क्वालिफाई करेगा, कि कौन कौन वोट डालने जा सकता है। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले देखेंगे डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट कर सकता है ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ एक डिलिमिटेशन एक्ट पास कर सकता है हर सेंसस के बाद। हर बार सेंसस आया, पॉपुलेशन अपडेट हुई, आप एक डिलिमिटेशन एक्ट पास कीजिए और डिलिमिटेशन एक्ट पास होने के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा जो डिसाइड करेगा कि क्या बाउंड्री होनी चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की एज पर द प्रोविजन ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का किस बेसिस पे किया जा रहा है? 2001 के सेंसस फिगर के बेसिस पे, राइट। Notwithstanding the above, Constitution of India was specifically amended in 2002 और कहा गया था कि अब डिलिमिटेशन नहीं होगा, कब तक? 2026 तक। ऑलराइट, चलिए आगे बात करेंगे अलोकेशन ऑफ सीट से रिलेटेड। देखिए, कोशिश जितनी की जाए कि हर स्टेट का इक्वल प्रोपोर्शन में उनको सीट्स अलोकेट की जाए। ऑलराइट, इक्वल प्रोपोर्शन में सबकी सीट्स अलोकेट होनी चाहिए उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। तो इसी को मेक श्योर करने के लिए हमने बोला कि हर हाउस, जो कि आपका 1950 में 1 मार्च 1950 में जो पॉपुलेशन थी उसी के आधार पे हम लोग सीट्स अलोकेट करेंगे यहाँ पे। क्योंकि सीट्स अलोकेशन लोग क्या करेंगे, अपनी सीट बढ़ाने के लिए एक राज्य पॉपुलेशन बढ़ाने में लग जाएगा। जब पॉपुलेशन की ओर बढ़ जाएगी तो ये पॉपुलेशन बढ़ाना इंडिया के लिए बहुत ही वैसे ही हानिकारक है, राइट। हानिकारक इन द सेंस कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेज की बहुत कमी होती जाएगी और कोई भी नहीं चाहता कि पॉपुलेशन बढ़े। ऑलराइट, पॉपुलेशन एक स्टेबल होनी चाहिए, एक लिमिट में रहनी चाहिए। पॉपुलेशन इज द मेजर इशू इन इंडिया। तो इसी के चलते हम लोगों ने बोला कि 1950 में जो पॉपुलेशन थी उसी के आधार पे हम लोग फिक्स कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ऑलराइट, ये अलोकेशन ऑफ सीट्स आर्टिकल आपका आरपी 1950 इसके बारे में बात करता है। आगे बात करें इलेक्टोरल रोल्स की। देखिए, आपका जो 1950 का एक्ट है वो परमिट करता है सारे जो भी
अब हम बात करेंगे एलोकेशन ऑफ सीट्स की। देखिए जितनी कोशिश करते हैं कि अब देखेंगे हम लोग एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में। देखिए एज फार एज पॉसिबल हर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा में वो उसकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में ही किया जाता है। इन अलोकेटिंग सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, अगर हम बात करें हाउस ऑफ द पीपल, एंड इन फिक्सिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जो पॉपुलेशन थी आपकी हर स्टेट की जो 1950 में थी उसको हमने वॉज टेकन इनटू अकाउंट। हमने बोला था कि उसी 1950 के पॉपुलेशन फिगर्स को हम लोग यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ सीट अलोकेशन। वजह क्या है कि अगर पॉपुलेशन एक कारण बन गया तो हर राज्य पॉपुलेशन बढ़ाने में लग जाएगा ताकि उनकी राज्य को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले लोकसभा में। ऑलराइट, चलिए अब बात करेंगे इलेक्टोरल रोल्स की। देखिए 1950 का जो एक्ट है वो परमिट करता है सारे लोगों को, जो ऑर्डिनरी साधारण नागरिक हैं देश के, वो सभी लोग इलेक्टोरल रोल में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और वे सभी पर्सन जो सर्विस उनका क्वालिफाई करती है एज अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट, जो कि स्टेट के बाहर सर्व कर रहे हैं, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि इंडिया के बाहर पोस्टेड है, या ऐसे लोग जो ऐसे ऑफिसेज होल्ड करते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है इन कंसल्टेशन विद द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद। और सभी जितने भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि इंडिया के बाहर पोस्टेड हैं, इन सभी की जो वाइव्स होती हैं उन्हें भी हम लोग साधारण नागरिक मानेंगे इंडिया का। ऑलराइट, एंड साथ ही में अगर एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सर्विस वोटर वाला, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के व्यक्ति हैं वो बॉर्डर छोड़ के तो वोट डालने आएंगे नहीं, तो सर्विस वोटर उनका टर्म उनको अगर मिलता है तो वो प्रॉक्सी वोटिंग करवा सकते हैं, यानी उनकी वाइफ या उनके बच्चे उनके आधार उनके या फिर जो भी व्यक्ति वो तय करते हैं उनके नाम का वोट डाल के आ सकते हैं। इसमें एक अमेंडमेंट की बात की गई है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल में कि ये जो टर्म है वाइफ, इसको हम चेंज करके स्पाउस कर देंगे ताकि ये टर्म जेंडर न्यूट्रल हो जाए। अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी मेल आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ तो सर्विस वोटर कहलाती थी क्योंकि यहां पर प्रोविजन है वाइफ का, पर जो आजकल बढ़ते विमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी, विमेन ऑफिसर्स आर्मी में बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते उनके जो हस्बैंड है वो सर्विस वोटर यहां पर नहीं कहलाते थे, तो इसलिए हम लोग स्पाउस कर देंगे ताकि वे सारे हस्बैंड्स भी यहां पर सर्विस वोटर कहलाने लगे। अब हम बात करते हैं आरपीए 1951 की। देखिए आरपीए 1951 क्या करता है, रेगुलेट्स द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस। इलेक्शंस कैसे होंगे और बाय इलेक्शन कैसे होंगे उसके एक्चुअल कंडक्ट से कौन डील करता है, 1951 का एक्ट। प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। क्या मशीनरी रहेगी, कौन कौन यहां पर कंडक्ट कराएगा इलेक्शन, उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देता है आपका एक्ट 1951। डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सेक्शन 29 की अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से डील करता है 1951 में। स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस। कौन कौन लोग क्वालिफाई करेंगे, कौन कौन डिस्क्वालीफाई करेंगे हाउस में, उसके बारे में बताता है। साथ ही में कुछ प्रोविजंस के बारे में बात करता है जिससे आप करप्ट प्रैक्टिस को रोक सकते हैं और कोई भी ऑफेंसेस इससे रिलेटेड रोके जा सकते हैं। साथ ही में कोई भी अगर विवाद होता है इलेक्शन से रिलेटेड तो उसके बारे में भी प्रोसीजर बताता है आपका आरपीए 1951। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि कौन कौन है जो कंटेस्ट कर सकते हैं इंडिया में इलेक्शन। देखिए सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है वो है कि उस व्यक्ति को एक इलेक्टर होना पड़ेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राइट, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एक इलेक्टर होना चाहिए। दूसरा, द पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। अगर आप मान लीजिए एक रिजर्व सीट के लिए लड़ना चाहते हैं तो आपको भी उस रिजर्व सीट का, यानी उस रिजर्व सीट के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो उसका मेंबर आपको होना पड़ेगा। साथ ही में जो मिनिमम एज दी गई है, आपकी जो एज है वो 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए लोकसभा के लिए, और अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो ये उम्र कितनी हो जाती है, 30 साल। वहीं पर ये उम्र पंचायत और म्युनिसिपैलिटी लेवल की बात करें तो 21 साल रहती है। क्लियर है बात, ये एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सिंगल लाइन में 4 ऑप्शन देगा, 4 लाइन देगा, उसमें एक लाइन आपकी एज से रिलेटेड भी हो सकती है। आगे बात करें डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है और अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में बताना पड़ता है। असेट्स एंड लायबिलिटीज डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पर उन्हें बताना पड़ता है। जब व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है और अपनी सीट ग्रहण करता है उसे 90 दिन के अंदर, 90 दिन के भीतर ये डिक्लेरेशन देना होता है और अपनी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका डिक्लेरेशन सबमिट कराना पड़ता है किसके पास, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास।
ये भी आपका आरपीए 1951 इससे डील करता है। आगे बात करें, इंपॉर्टेंट है बहुत सेक्शन 126 ऑफ द आरपीए 1951, जिसे हम जनरली साइलेंस पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंस पीरियड। ये 48 ऐसे घंटे जो कि इलेक्शन के तुरंत पहले जो 48 घंटे होते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रचार करने की मनाही रहती है। आप प्रचार नहीं कर सकते, यानी आप कोई भी इलेक्शन मैटर को डिस्प्ले नहीं कर सकते बाय द मीडियम ऑफ टेलीविजन या सिमिलर अपैरेटस इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऑलराइट, सेक्शन 126 जो है, इसमें आपकी प्रिंट मीडिया नहीं आती, यानी न्यूज़पेपर बच जाते हैं आपके, न्यूज़ पोर्टल्स एंड सोशल मीडिया। कोई भी ऑफिशियल हैंडल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी प्रमोशन नहीं कर सकता अब सोशल मीडिया पे भी। वहीं पर अगर एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल, वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो वो यहां पर ये कदम उठा सकता है, इससे ये लॉ वायलेट नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार कह रहा है कि सर प्रिंट मीडिया, ये बड़ा वेग है, प्रिंट मीडिया, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया को भी, तीनों को आप सेक्शन 126 के परव्यू के अंदर डालिए, इन पर भी बैन लगाइए। सेक्शन 126A प्रोहिबिट्स द कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल। आप लोगों ने देखा होगा एग्जिट पोल होते हैं, यानी कि क्या रिजल्ट आने वाला है, किस पार्टी के फेवर में आने वाला है, ये साइलेंस पीरियड के दौरान, यानी 48 घंटे के दौरान आप कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मैनिपुलेटिव होता है। अगर आप पहले से ही बताएंगे कौन सी पार्टी जीतने वाली है, तो लोग मैनिपुलेट होंगे और उसी पार्टी को वोट देंगे। ऑलराइट, तो जनरली आपने देखा होगा सारे एग्जिट पोल इलेक्शन होने के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए। आरपीए 1951 बताता है कि कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई होंगे एज अ पोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ एमपी या एमएलए। अगर एमपी एमएलए के पद पे हैं तो वो कब डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना पड़ता है आपको अपना, जब भी आप कोई भी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। तो सेक्शन 8 क्लॉज 3 इस एक्ट का स्टेट करता है कि एक एमपी एमएलए अगर 2 साल से ज्यादा जेल में बिताता है तो ही शी विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 ईयर्स। 6 साल के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए वो पर्सन बेल पे है, उसको सजा हो गई है और वो बेल पे बाहर घूम रहा है और उसकी जो अपील है वो पेंडिंग है फॉर डिस्पोजल, स्टिल ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। फिर भी हम ये मानेंगे कि इसे कन्विक्ट, सजा तो सुना दी गई है, तो इसे हम डिस्क्वालीफाई करेंगे इलेक्शन से लड़ने के लिए, भले ही वो बेल पे बाहर हो। अगला प्रोविजन कहता है सेक्शन 8 क्लॉज 4 अलाउड कन्विक्टेड एमपीज एमएलएज एमएलसीज टू कंटिन्यू इन देयर पोस्ट। अगर मान लीजिए किसी एमपी एमएलए को सजा सुना दी गई तो वो अपनी पोस्ट पे कंटिन्यू रह सकता था सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग, अगर वो उसकी अपील उसने कर दी हो हायर कोर्ट्स में 3 महीने के अंदर। सजा सुनाई आज, तो 3 महीने के अंदर आप अगर अपील कर देते हैं तो आप अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में स्ट्रक डाउन किया था, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आज एक एमपी हूं, मैं एक एमपी हूं, मुझे सजा सुनाई गई किसी कारणवश, किसी क्राइम से रिलेटेड, और मैंने 3 महीने के अंदर एक अपील कर दी, तो क्या मैं वो एमपी का पद डिजर्व करता हूं? जी नहीं। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन किया था और कहा था कि ये अल्ट्रा वायर्स, डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स, राइट, एंड हेल्ड दैट डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जिस दिन आपको सजा सुना दी गई। क्लियर है बात? चलिए अब बात करेंगे इन एक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं। ये आरपीए 1950 और 1951 इंश्योर करते हैं। आरपीए 1950 और 1951। जब हम बात करते हैं कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए इलेक्शंस का जिसके माध्यम से हम फ्री और फेयर इलेक्शंस इंश्योर कर पाएंगे, अगला है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब आप किसी भी कंटेस्टर से उसकी डिटेल्स लेते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी आती है और ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलती है। साथ ही में डीक्रिमिनलाइजिंग इंडियन पॉलिटिक्स, अपना आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना है और डिस्क्वालिफिकेशन की ये बात कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स को। साथ ही में बात करें इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, आपकी डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, ठीक है, कमीशन बनाया जाता है जो कि क्या करता है, आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है हर स्टेट का लोकसभा में। साथ ही में मोर डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी इलेक्शन, सभी लोगों के लिए इलेक्टोरल रोल्स बनाए जाते हैं और हर साधारण नागरिक को यहां पर वोट करने का अधिकार दिया जाता है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाता है। लास्ट, लेजिबल पॉलिटिकल फंडिंग। जब हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्हीं पार्टीज को इशू हो सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 29A। मैंने आपको बताया था आरपीए 1951 के अंतर्गत, राइट। सेक्शन 299 नहीं है, इसे हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे,
इट्स सेक्शन 29A, ऑलराइट, सेक्शन स्मॉल ए, सेक्शन 29A। तो उन्हीं लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेंगे जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर है। क्लियर है बात? चलिए अब हमारे एमसीक्यू का आंसर जल्दी से देख लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है एंड दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर गलत है। इन स्टेटमेंट को बस स्विच करने की देर है। जब हम बात करते हैं आरपीए 1951, इट प्रोवाइड्स फॉर मैकेनिज्म ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड आरपीए 1950 प्रोवाइड्स फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ऑलराइट, तो आंसर बनता है हमारा यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर ट्रू? ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू, ना ही पहला ना ही दूसरा। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने ये सही जवाब दिया होगा। आपको आरपीए 1950 और 1951 दोनों अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसके साथ आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में 2 मार्क्स यहां पर आपके पक्के हो गए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।